नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस के पेपर आने वाले हैं दोस्तों। एमपी जीके के लिए पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों। आज हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख मौसम को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3। और मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो जलवायु पर क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो क्या जलवायु पर निर्भर रहता है। तो बिल्कुल जलवायु पर निर्भर रहता है, ठीक है। और इसका जो वर्गीकरण किया गया वो 3 आधारों पर। अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि जलवायु होती क्या है, तो दोस्तों जलवायु जो है ना किसी क्षेत्र का, एक किसी निश्चित क्षेत्र का हम पिछले 30 से लगभग 32 वर्षों का हम मौसम का औसत लेते हैं। 30 से 32 वर्षों के मौसम का जब औसत लिया जाता है, मौसम मौसम का क्या लिया जाता है दोस्तों, औसत लिया जाता है। तो जो औसत निकल के आता है वही क्या कहलाती है, आपकी क्लाइमेट कहलाती है। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जलवायु कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है। इनमें से आपको बताना है ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसमें 4 राज्य आपस में क्या है, एक तरीके से विभाजित हैं या 4 राज्य भागीदारी लेके बैठे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सरदार सरोवर बांध हो जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा है वो कौन सा, सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। और इसमें जो 4 राज्य हैं जो इस प्रोजेक्ट से या इस सरदार सरोवर बांध से 4 राज्यों को कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। वो 4 राज्य जो हैं वो एक तो अपना हो गया मध्य प्रदेश, फिर दूसरा है दोस्तों राजस्थान, और तीसरा है गुजरात, चौथा है आपका महाराष्ट्र। चौथा क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र। तो अगर हम 4 राज्यों की बात करें तो ये चारों के 4 राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना से कहीं ना कहीं क्या है, लाभान्वित होते हैं, लाभ मिलता है इन्हें। और दोस्तों अगर मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं तो ये सरदार सरोवर जो बांध है नर्मदा नदी के किनारे पर है। नर्मदा नदी के किनारे पर है। और ये जो गांव का नाम है केवड़िया, केवड़िया ग्राम के अंतर्गत आता है, ठीक है। केवड़िया ग्राम के अंतर्गत आता है। और कहाँ पर स्थित है ये, गुजरात में स्थित है। और यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वो यहाँ पर क्या है, उपस्थित है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। आपको इसमें से बताना कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा है दोस्तों, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। गंगा नदी का जो उद्गम माना जाता है वो क्या माना जाता है, गंगोत्री माना जाता है उद्गम, ठीक है। हिमालय के क्षेत्र गंगोत्री से यह नदी निकलती है। और इसकी 2 धाराएं मुख्य मानी जाती हैं, एक तो भागीरथी और एक अलकनंदा। एक भागीरथी और एक अलकनंदा, ठीक है दोस्तों। तो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जो धाराएं हैं ये आकर जब जहाँ पर मिलती है तो उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। जहाँ पर वो मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है, देवप्रयाग। और फिर यही धारा जब आगे बढ़ती है तो इसी धारा को क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। इसी धारा को दोस्तों क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और गंगा अगर मैं बात करूँ तो जो गंगा नदी है दोस्तों वो 5 राज्यों से होकर निकली है। कितने राज्यों से होकर निकली है दोस्तों, 5 राज्यों से होकर निकली है। गंगा जो नदी है 5 राज्यों से होकर निकली है, ठीक है दोस्तों। अब ये 5 राज्यों से होकर निकली है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड हो गया। फिर 5 राज्यों से होकर निकली उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश से फिर क्या हो गया दोस्तों, बिहार हो गया। बिहार के बाद दोस्तों झारखंड हो गया। और झारखंड के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो ये कितने आप 5 राज्यों से होकर निकली हो और फिर जाकर ये पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। तो कौन सी नदी आपसे पूछा जाया है कि सहायक नदी नहीं है इसमें। तो अगर हम बात करें तो चंबल जो है कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो अगर हम बात करें चंबल जो है वो एक तरीके से गंगा की
सहायक नदी, जबकि अगर हम चंबल की बात करें, चंबल एवं बेतवा यमुना की सहायक नदी है, और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये तीनों नदियां हैं जो गंगा तंत्र में आकर एक तरीके से यमुना गंगा की सहायक नदी है, तो गंगा नदी तंत्र में आकर मिलती हैं। लेकिन अगर हम वैन गंगा की बात करें, तो जो वैन गंगा नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि आपको इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना संयुक्त राज्य की परियोजना नहीं है। ठीक है, या आपको इसमें से मतलब ए और बी को एक तरीके से सूचित करना है कि जैसे जल विद्युत परियोजना है जैसे माता टीला बांध, बाण सागर। अब आपको कौन सी नदी किससे मतलब कौन सी परियोजना किस नदी के किनारे या किस नदी पर बनी है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें पहले का, जो बाण सागर जो बांध होगा, वो बाण सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर है। ठीक है, तो ए का हम मान सकते हैं चौथा, ए का जो है वो कौन सा है? चौथा है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, ए का जो है चौथा नहीं है, ए का होगा तीसरा, सोन नदी। बाण सागर जो है वो सोन नदी के अंतर्गत आता है। फिर अगर हम बी की बात करें, माता टीला जो है वो बेतवा के अंतर्गत आता है, बेतवा माता टीला, तो बी का जो हो जाएगा वो बेतवा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंदिरा सागर की अगर हम बात करें तो इंदिरा सागर नर्मदा में आता है। ठीक है, नर्मदा में, तो बी का सी का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। और अगर हम डी की बात करें गांधी सागर बांध की, तो गांधी सागर बांध का जो चंबल का है चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो गांधी सागर बांध का चौथा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार से होगा कि ए बाण सागर बना है आपका सोन नदी पर, और माता टीला बांध बना है बेतवा पर, और अगर हम इंदिरा सागर की बात करें तो नर्मदा पर, और गांधी सागर की बात करें तो चंबल पर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोला जा रहा है वैन गंगा नदी की अपवाह तंत्र में स्थित है। आपको बताना है कि वैन गंगा जो नदी है उसका अपवाह तंत्र है वो किस में स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की कि जो वैन गंगा नदी है वो ना तो नर्मदा के अंतर्गत आती है, ना ताप्ती, ना महानदी। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी अपवाह तंत्र हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो वैन गंगा की जो मुख्यतः सहायक नदी है, वैन गंगा जो मुख्यतः सहायक नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, और यह नदी मध्य प्रदेश के, इसका जो उद्गम है, यह नदी जो है ना मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से, महादेव पहाड़ियाँ से, सिवनी जिले के महादेव पहाड़ियाँ से निकलती हैं। महादेव महादेव पहाड़ियाँ से निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ से निकलती हैं? महादेव की पहाड़ियों से निकलती हैं। अब अगर हम बात करें आगे कौन सी पहाड़ी से निकलती है? महादेव पहाड़ियों से बात करें, और इसका अपवाह बेसिन मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से होकर बहती है। ये जो नदी है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय अवस्थित है। नर्मदा नियंत्रण का जो प्राधिकरण का मुख्यालय है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो इंदौर में अवस्थित है। ठीक है, इस प्राधिकरण के तहत जो काम शुरू हुआ था वो 20 दिसंबर 1980 को 20 दिसंबर 1980 को नर्मदा प्राधिकरण का काम शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर है? इंदौर पर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नर्मदा बेसिन का प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है कि नर्मदा बेसिन या नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पर ये नदी कहीं ना कहीं बहती है। तो अगर हम बताएं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82%। कितना हो जाएगा इसका दोस्तों? 82%। नर्मदा बेसिन नदी मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में बहती है। ये गुजरात और महाराष्ट्र, और दोस्तों छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों पर, छत्तीसगढ़ के राज्यों में क्या है, ये 4 राज्यों में बहकर फैली है या 4 राज्यों में बहती है। इसका प्रवाह जो है वो 4 राज्यों में है। ठीक है दोस्तों, अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की, देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 3% है, और नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश में 82%, मध्य प्रदेश में ये कितना परसेंट है? 82% है। ठीक है, 12% ये गुजरात में, और 4% महाराष्ट्र में, और 2% इसका जो क्षेत्र कवर करते हैं वो कहाँ पर?
छत्तीसगढ़ में कवर करती है। तो नर्मदा बेसिन 82% जो भाग है वो मध्य प्रदेश में स्थित है नर्मदा बेसिन का। ठीक है, बाकी 12% गुजरात में, महाराष्ट्र में 4% और छत्तीसगढ़ में 2%। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी नहीं है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो सोन नदी है, ये जो सोन नदी है, ये अमरकंटक से निकलकर 4 राज्यों में प्रभावित होती है। अमरकंटक से निकलकर कितने राज्यों में प्रभावित होती है? 4 राज्यों में। एक तो छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर उसके बाद बिहार। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलकर 4 राज्यों में प्रभावित होती है। और इसकी जो सहायक नदी है, ये आप थोड़ा याद रखना, इसकी अगर मैं सहायक नदी की बात करूँ, एक मिनट दोस्तों, जगह नहीं है, इसकी यहाँ लिख लेते हैं। इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी, अगर हम उनकी बात करें तो इसकी जो सहायक नदी जोहेला है, ठीक है, बानास जोहेला, बनास और गोपद, तेपान, रेहंद और उत्तरी कोयल, ये सब सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको इसमें से ये बताना था कौन सी नहीं है। तेपान है ही, गोपद है, जोएला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्णा नदी पर में से किस नदी की सहायक नहीं है? आपको बताना है पूर्णा नदी पर में से किस नदी की सहायक नदी नहीं है। आपको इसमें से बताना है पूर्णा नदी की कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है। तो पूर्णा नदी जो है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, पूर्णा नदी की अगर हम उद्गम की बात करें, सबका उद्गम तो आपको पता ही होना चाहिए, हर एक नदी का उद्गम कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। अगर हम पूर्णा नदी की बात करें तो पूर्णा नदी जो है ना, वो दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ियों से या अजंता की श्रेणी से निकलती हैं। अजंता की श्रेणी से निकलती है ये नदी। इनका जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अजंता की श्रेणी से निकलती है। और ये ताप्ती नदी की सहायक है। किसकी नदी की सहायक है? ताप्ती नदी की क्या है? ताप्ती नदी की सहायक नदी है। और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में क्या होती है? बहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रही है। पूर्णा नदी किस नदी की सहायक नदी, अच्छा मैंने नहीं पढ़ लिया, किस नदी की सहायक नदी है, नदी नहीं पढ़ा था तभी गलत हो रहा था। मतलब वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि पूर्णा नदी जो है ना किसकी सहायक नदी है, तो ताप्ती की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, मैंने नहीं पढ़ रहा था, सॉरी। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रभावित होती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी जो है वो, जो कि मध्य प्रदेश की नदी है और वो 3 राज्यों में से होकर क्या होती है? प्रभावित होती है। तो कैन तो नहीं है, ना ही सुनार है, ना ही बेतवा है, माही नदी है जो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से अलावा 3 राज्यों से होकर क्या होती है? प्रभावित होती है। तो माही नदी मध्य प्रदेश में भी प्रभावित होती है, ये राजस्थान में भी प्रभावित होती है और ये गुजरात में भी होती है। तो इस प्रकार से ये 3 राज्यों में क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, बहती हैं। तो वही पूछा गया था, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों से प्रभावित होती है? तो माही नदी है जो 3 राज्यों से प्रभावित होकर चलती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत से, मध्य प्रदेश के धार जिले से धार जिले से उद्गम होता है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना
निम्नांकित में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजघाट आपको बताना है। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी 1971 में रखी गई थी। कहाँ पर रखी गई थी? कब रखी गई थी? तो 1971 पर रखी गई थी। और बात ये आती है कि ये जो परियोजना है कौन सी नदी पर है? तो अगर नदी की बात करें तो बेतवा नदी पर है ये। कौन सी नदी पर है दोस्तों? बेतवा नदी पर। कहाँ की बात करें तो ललितपुर पर है। ललितपुर जो कि यूपी का एक जिला है, आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि आपको इसमें से बताना है प्रोजेक्ट का नाम और बेसन और लोकेशन, मतलब आपको नदी का नाम बताना है और प्रोजेक्ट का नाम बताना है कि कौन किस पर है। तो अगर हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि बाण सागर किस पर है? सोन नदी पर। इंदिरा सागर के बारे में भी पढ़ा था हमने, नर्मदा नदी पर। ठीक है। सम्राट अशोक सागर हलाली पर। ठीक है। और आज संजय सरोवर की बात करें तो बैनगंगा पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले जिले जो हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो मध्य प्रदेश का भूमिगत जल संशोधन का अतिशोषण करने वाले मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर अतिशोषण किया जाता है? मालवा क्षेत्र में। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जल प्रपात है जो नर्मदा नदी पर नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये नर्मदा नदी के अंतर्गत आता है। दारदी जो है ये भी नर्मदा नदी के अंतर्गत आता है। कपिल धारा जो जल प्रपात है ये भी नर्मदा नदी के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम बात करें भालकुंड जलप्रपात की, तो ये जो भालकुंड जलप्रपात है ये बीना नदी के अंतर्गत आता है। कौन सी नदी? बीना नदी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। तो ये बीना नदी पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बालकुंड जलप्रपात हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कारा करजन खुर्दी कॉटन निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कारा करजन खुर्दी कॉटन नर्मदा, ये जो सहायक नदी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नर्मदा नदी हो जाएगा। और नर्मदा नदी आपको पता ही होगा कि उत्तर में बिंद तथा दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य प्रभावित होती है ये। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोलार, और आपको पता है मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली जो नदी है वो नर्मदा ही नदी है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदी है वो भी नर्मदा ही नदी है। ठीक है। ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो कोलार सिंचाई परियोजना है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। और इंदौर जिले में, कौन से जिले में आती है ये? इंदौर जिले में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी या बनकर ये जो तैयार हुआ था 1988 में, बनकर ये क्या हो गया था? तैयार हो गया था। 1988 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर है? तो रानी अवंतीबाई परियोजना है ये भी नर्मदा नदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। नर्मदा नदी में पहली बात तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नर्मदा नदी होगा। और इसके बारे में और हम बात करें तो ये जबलपुर जिले के एक गांव पड़ता है बिसौरा करके। बिसौरा ग्राम में से क्या किया गया? निर्मित किया गया। और इससे जबलपुर से लाभ किसे किसे मिलता है? तो जबलपुर, मंडला और सिवनी जिलों को कहीं ना कहीं लाभान्वित होते हैं। सिंचाई के लिए यहीं से जल जाता है। ठीक है। पर्याप्त मात्रा में। अगर हम गांधी बांध की बात करें, गांधी सागर बांध स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि गांधी सागर जो बांध है वो आपका चम्बल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चम्बल नदी पर। और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा पर है। इसकी नींव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। इसकी जो नींव रखी थी, प्रथम जो प्रधानमंत्री हैं आपके भारत के, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर स्थित हो, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा पर बना हुआ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
जोहिला नदी का उद्गम स्थल है, आपको बताना है कि जोहिला नदी का जो उद्गम स्थल है वो मेकाल की पहाड़ी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मेकाल की पहाड़ी। और ये सोन नदी की कहीं ना कहीं सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की। जोहिला जो नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी सोन नदी की सहायक नदी है। और यहाँ ये उमरिया ज़िले से होते हुए सोन नदी में मिल जाती है। उमरिया ज़िले में जोहिला नदी पर जोहिला बांध बनाकर संजय गांधी सुप्री थर्मल पावर वीर सिंहपुर की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं लिख नहीं सकता हूँ, मैं आपके सामने बोल देता हूँ कि उमरिया ज़िले में जोहिला नदी पर जोहिला बांध बनाकर संजय गांधी सुप्री थर्मल पावर वीर सिंहपुर की क्या की गई थी, स्थापना की गई। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकाल। ठीक है, मैकाल की श्रेणी से। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि माधानता गार्ज किस नदी से संबंधित है। आपको बताना है कि माधानता जो गार्ज है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, और नर्मदा नदी पर एक और अन्य गार्ज है जिसे कपिल धारा धुआंधार कहते हैं। कपिल धारा धुआंधार कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क बनाया गया था। तो ये तो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है एक तरीके से, लेकिन अगर हम आज भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क बनाया गया था, जो कि खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। कौन से जिले के अंतर्गत, खंडवा में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करवाया गया है। और इसका जो निर्माण है वो ओंकारेश्वर बांध के अंतर्गत बांध पर हो रहा है। ठीक है, और कितना मेगावाट है ये, तो ये भी ध्यान रखना, 600 मेगावाट बिजली क्या करेगा, ये पैदा करेगा, मेगावाट। ठीक है, 600 मेगावाट बिजली क्या करेगा, पैदा करेगा। और ओंकारेश्वर बांध के अंतर्गत है। ठीक है, और कहाँ पर, खंडवा में। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा एक तो क्षेत्रफल है इसका, और सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, इसलिए नर्मदा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर है, भेड़ाघाट पे। भेड़ाघाट में कौन सी नदी पर, तो नर्मदा नदी में स्थित है ये, नर्मदा नदी पर। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो कितनी है दोस्तों, 30 मीटर। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्या है, स्थित है। और जो कि जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर पर है, 30 किलोमीटर की दूरी पर भेड़ाघाट पर, 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है जबलपुर से। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा तवा बांध और जलाशय द्वारा बनाई गई है। आपको बताना है कि कौन सी राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा तवा बांध और जलाशय द्वारा बनाई गई है। तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा है वो तवा बांध और जलाशय द्वारा बनाई गई है। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद को आज नर्मदापुरम कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। और यहाँ पर यह एक जो है ना बाघ संरक्षित क्षेत्र है। बाघ संरक्षित क्षेत्र है, क्षेत्र के रूप में इसे बनाया गया है। इसकी जो स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी जो स्थापना की गई थी, स्थापना की अगर बात की जाए तो स्थापना 1981 में। ठीक है, और क्षेत्रफल 524 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो नदी है जो महाराष्ट्र, गुजरात है और मध्य प्रदेश से होकर निकलती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी स्थानीय रूप से
कहीं कहीं रेवा नदी भी कहा जाता है। स्थानीय रूप से इसे क्या नदी, मध्य प्रदेश में स्थानीय रूप से नर्मदा नदी को कहीं कहीं रेवा नदी भी कहा जाता है। तो इसका उपनाम हो जाएगा रेवा नदी, किसका, बेतवा का। ठीक है। और यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना। ये भारत की कौन सी 5वीं सबसे लंबी नदी है, 5वीं सबसे सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो गंगा है, जिसकी जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर है। ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें, और ये पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, और मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी तो है ही। तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर ये बहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर, चंबल नदी गिरती है, आपको बताना है चंबल नदी किससे मिलती है। चंबल नदी जो है ना, पहली बात तो इसके उद्गम की बात कर लेते हैं कि इसका उद्गम कहाँ होता है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। अगर हम इसके उद्गम की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो ये जो है ना मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है मऊ। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है मऊ, और मऊ के दक्षिण में मानकपुर के समीप, मानकपुर के समीप जाना पावा पहाड़ी से, जाना पाव पहाड़ी से, जाना पाव पहाड़ी से ये नदी क्या होती है, निकलती है। जाना पाव पहाड़ी से नदी का क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है। यह नदी राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में बहती है। और यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ये यमुना नदी में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। उत्तर प्रदेश का जगह पड़ती है इटावा, इटावा जिला पड़ता है, वहाँ पर जाकर ये यमुना में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पाताल पानी स्थित है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो पाताल पानी है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के पाताल पानी इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित है। इंदौर जिले के कहाँ पर, महू। ठीक है, महू तहसील पड़ती है। आपसे ये भी पूछा जाता, बताओ महू तहसील में कौन से एक बड़े महान व्यक्ति का क्या हुआ, यहाँ पर जन्म हुआ है। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक महान व्यक्ति हैं, संविधान के रचनाकार कहे जाने वाले। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है वो महू तहसील के अंतर्गत हुआ था। इस झरने में पानी में लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है, और लोगों के अनुसार जिस कुंड में झरने का पानी गिरता है, इस कुंड की गहराई का पता अभी तक नहीं चल पाया। ठीक है, इसलिए पाताल पानी के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ पर हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पाताल पानी, ये तो दोबारा हो गया रिपीट, इंदौर ही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई फॉल्स स्थित है। आपको बताना है चचाई फॉल्स जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रीवा जिले में। यह भारत का 23वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा 23वां सबसे ऊंचा क्या है दोस्तों, जलप्रपात है, जलप्रपात है। ये कौन सी नदी, तो तमसा नदी की उपनदी, नदी है तमसा नदी। तमसा नदी की उपनदी मतलब सहायक नदी बीहड़ नदी पर स्थित है। तमसा नदी की उपनदी बीहड़ नदी पर स्थित है, और यह झरना मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीवा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। तो बीहड़ नदी, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की। ठीक है, कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों, बीहड़ नदी पर स्थित है। बीहड़ की जो उपनदी है, नहीं सॉरी, तमसा की जो उपनदी है बीहड़, उस पर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपसे बोला जा रहा है कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनसा गांव में लगभग 10 किलोमीटर की दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो खंडवा जिले के पुनासा एक गांव है, उससे 10 किलोमीटर की दूर पर नर्मदा नदी पर बनाया गया ये कौन सा बांध है। तो इस बांध का जो नाम है इंदिरा सागर बांध है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर बांध हो जाएगा। ठीक है, और इस बांध के जो निर्माण हुआ था वो 1992 से 2003 के बीच माना जाता है। ठीक है, और 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया। यह परियोजना जो है ना 1000 मेगावाट की है। कितनी? 1000 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना है। ठीक है दोस्तों, अगर हलाली बांध की बात करें तो हलाली बांध जो है ना हलाली नदी पर बना हुआ है और ये सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हलाली नदी पर। जॉबेट बांध की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर? नर्मदा, जैसे चंद्रशेखर परियोजना के नाम से जाना जाता है। और तवा जो है वो तवई नदी पर है, नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर अभ्यारण्य पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी है। गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो गांधी सागर जो अभ्यारण्य है उसके पश्चिमी और पूर्वी भाग को कौन सी नदी अलग करती है? तो दोस्तों गांधी सागर अभ्यारण्य में पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली जो नदी है वो चम्बल नदी है। कौन सी नदी है? चम्बल नदी। चम्बल नदी के किनारे लगभग 5000 हेक्टेयर पर बना है गांधी सागर। ये जो परियोजना है कौन से अभ्यारण्य है ये 5000 हेक्टेयर पर भूमि पर एक तरीके से बना है। और इस अभ्यारण्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो 368.62 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही डेली वीडियो आते रहेंगे जिससे आपकी MPGK क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी।